हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने फिर भरी हुंकार, कहा हम पीओके वापस लेने को है तैयार, सरकार के आदेश का है इंतजार। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर किसने ये बात कही है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सबसे बड़ा दावा, इमरान खान ने भारत से मिला गोल्ड मेडल भी बेच खाया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किसने ये कहा कि आजकल राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं। अगर आपके पास भी पैन कार्ड और आधार कार्ड है दोस्तों तो मिलने वाला है बड़ा फायदा। बताएंगे क्या है नई जानकारी, तो हर तरह की जानकारी अभी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, और भारत की सच्चाई और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तरी कमान के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का सबसे बड़ा ऐलान, कहा हम पीओके वापस लेने को तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए तैयार है। हालांकि सेना का कहना है कि उसे इसके लिए बस सरकार के आदेश का इंतजार है। सेना के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह टिप्पणी की है दोस्तों। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक बयान में पीओके को वापस लेने की बात कही थी। रक्षा मंत्री के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र ने कहा कि उन्हें सरकार के आदेश का इंतजार है। खाली जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि जहां तक भारतीय सेना का संबंध है वो भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी वो इस तरह के आदेश दिए जाएंगे हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। उत्तरी सेना के कमांडर ने मंगलवार को कहा कि भारत काफी हद तक सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव है, राज्य में आतंकवाद पर लगाम लगी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार जब भी आदेश देगी सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। चिनार कॉर्प्स कमांडर ने कहा कि जब भी ऐसा फैसला होगा या सेना को ऐसा आदेश दिया जाएगा भारतीय सेना उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सेना ने पीओके वापस लेने के अपने मंसूबों को जाहिर किया है। इससे पहले भी राजनाथ सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा था कि भारतीय सेनाएं हमेशा तैयार हैं, एक बार पीओके को हासिल करने का बस आदेश मिलना चाहिए तो फिर हम पीओके हासिल करके ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अब आपके बयान की और कमेंट की बारी है दोस्तों। आप लोग क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेनाओं के इस शौर्य और पराक्रम को लेकर, जो कि पाकिस्तान द्वारा किए गए कब्जे को कभी भी छुड़ाने में सक्षम होते नजर आ रहे हैं? बाकी आपकी क्या राय होगी दोस्तों पीओके को हासिल करने को लेकर, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन कर रहे परेशान, सेना ने ड्रोन पहचान प्रणाली की खरीद के लिए मांगे प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने मंगलवार को एकीकृत ड्रोन पहचान प्रणाली की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध बोले तो RFI जारी किया है। सेना ने 180 कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लाइटर एम्यूनिशन यानी काम सिस्टम की खरीद के लिए भी एक RFI जारी किया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है दोस्तों जब भारत अपनी उत्तरी सीमा पर तनाव के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से हथियार गिराए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच अपनी सीमा निगरानी बढ़ा रहा है। 9 एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटर डिटेक्शन सिस्टम के लिए RFI भारतीय खरीद श्रेणी के तहत जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान ने भारत से मिला गोल्ड मेडल भी बेच खाया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने किया सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, इमरान खान ने बेचा भारत से मिला गोल्ड मेडल। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से मिले गोल्ड मेडल को भी बेच दिया है। ये मेडल इमरान खान को तब मिला था जब वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हुआ करते थे। उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारत में गोल्ड मेडल मिला था। रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्हें इस बारे में एक कार्यक्रम में बताया गया है कि पीटीआई अध्यक्ष ने भारत से मिले गोल्ड मेडल को भी बेच दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर से राजनेता बने 70 वर्षीय इमरान खान इन
दिनों उपहार बेचने के लिए निशाने पर हैं। इमरान खान को तोहफे के तौर पर दिए गए एक बेशकीमती घड़ी के भी बिकने की बात सामने आई थी। इससे पहले भी इमरान खान पर तोहफों को बेचने के आरोप लगे थे। हालांकि आसिफ के पास पूर्व क्रिकेटर द्वारा कथित रूप से बेचे गए गोल्ड मेडल के बारे में कोई विवरण नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये खुलासा कर रहे हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको? जैसे तोशखाना के सारे सामानों को बेचा गया है दोस्तों, गिफ्ट को, क्या गोल्ड मेडल को भी बेच दिया है वाकई में इमरान खान ने? आपकी जो भी राय हो, इमरान खान के इमेज को देखते हुए अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। लेकिन ये बड़ी ही शर्मनाक बात है दोस्तों कि देश के लिए मिलने वाले तोहफे को एक प्रधानमंत्री तौर पर रहने वाला व्यक्ति उसको बेच खाता है दोस्तों, जो कि किसी एक देश के लिए कितनी बड़ी और घिनौनी और शर्मनाक बात हो सकती है। आपको भी अगर यही लगता है तो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर भारत और रशिया दोस्ती के 75 साल हुए पूरे। रूसी राजनयिक ने कह दिया भारत को लेकर ऐसी बात जो जीत रहा है हर भारतीय और रशिया के लोगों का दिल। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके को दोनों ही देश सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए दोनों ही देशों में कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने सोमवार को नई दिल्ली में रूसी संस्कृति उत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा कि आज रात वो वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक त्योहारों की परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव रशिया और भारत के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की सबसे रंगीन अभिव्यक्ति होगी। और उन्होंने इस मौके पर हिंदी में एक लोकप्रिय कहावत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं होता और इस त्योहार का मिशन लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में इंडिया रशिया फ्रेंडशिप आर द बेस्ट फ्रेंडशिप कहना मत भूलेगा। साथ ही साथ बात करेगा और खबर की, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ा खुलासा ईरान ने बनाई थी कतर में हमले की योजना। जी हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है कतर में और इसी बीच खबर आई है कि ईरान ने इस आयोजन में बाधा पहुंचाने के लिए इसमें आतंकवादी हमला कराने पर विचार किया था। द जेरूसलम पोस्ट के अनुसार इजराइल रक्षा बलों यानी IDF के सैन्य खुफिया प्रमुख ने इसकी जानकारी दी है। तेल अवीव में एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मेजर जनरल अहरोन हलीवा ने कहा है कि ईरान को आतंक के इस कृत्य से रोकने वाली केवल एक चीज इस बात पर चिंतित थी कि मेजबान देश कतर कैसे जवाब दे सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 20 नवंबर से हो चुकी है, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ल्ड कप में ईरान की नेशनल टीम भी खेल रही है। मेजर जनरल अहरोन हलीवा ने कहा है कि ईरानी शासन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के बारे में चिंतित है, क्योंकि विरोध जारी है और ये पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां फुटबॉल को हराम बताने वाले जाकिर नाइक का फुटबॉल विश्व कप में बड़ा स्वागत। कतर का दो मुहापन तो देखिए। जी हाँ दोस्तों, भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को फुटबॉल विश्व कप में इस्लाम का प्रचार करने के लिए बुलाने वाले कतर पहले से ही सवालों के घेरे में है। लेकिन अब जाकिर नाइक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फुटबॉल को हराम बताता नजर आ रहा है दोस्तों। यानी जाकिर नाइक के मुताबिक सोचे तो इस्लामिक देश उस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन करवा रहा है जो इस्लाम में हराम है। बता दें, कतर ने विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को अपने देश में फुटबॉल विश्व कप के दौरान इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आमंत्रित किया है। जाकिर नाइक वही इस्लामिक गुरु है जो भारत से भाग गया था और भारत में जिसके खिलाफ भड़काने वाले भाषण देने और हवाला के जरिए पैसे जुटाने का आरोप है। लेकिन कतर ने फिर भी भारत के इस भगोड़े को अपने देश में बुलाया है। कतरी राज्य के स्वामित्व वाले खेल चैनल अलकास के प्रेजेंटेटर फैसल अल हजारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उपदेशक शेख जाकिर नाइक विश्व कप के दौरान कतर में मौजूद है और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई धार्मिक व्याख्यान देंगे। जाकिर नाइक का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो फुटबॉल को हराम बता रहे हैं। यानी फुटबॉल को हराम बताने वाले जाकिर नाइक को कतर ने फुटबॉल विश्व कप में ही आयोजन में बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? जब इनकी एक जुबान ही नहीं है दोस्तों, तो इनके कहने की क्या वैल्यूज होंगी? बताइएगा जरूर। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने FTA को दे दी मंजूरी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा थैंक यू, दोनों देश के रिश्ते और होंगे मजबूत। बता दें, ऑस्ट्रेलियाई संसद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का धन्यवाद किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए
कर कहा कि धन्यवाद एंथनी अल्बनीज। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ECTA का व्यापारिक समुदाय इसका स्वागत करेंगे। यह भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार यानी 22 नवंबर को ट्वीट करके जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को मंजूरी दे दी और इसी ट्वीट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीट्वीट किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी थैंक यू ऑस्ट्रेलिया कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर असम और मेघालय बॉर्डर से सबसे बड़े झगड़े और डिस्प्यूट की खबर आ रही है, जहां फायरिंग में 6 की मौत, 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। बता दें असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के बीच मंगलवार को 2 गुटों में फायरिंग हो गई। बॉर्डर पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और ये फायरिंग मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स के मुकरोह गांव में हुई है। दोस्तों, घटना पर दुख जताते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच शुरू की जाएगी। मैंने घटना पर असम के सीएम से बात की है और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस मामले पर सीएम संगमा ने बड़ा फैसला लेते हुए कई शहरों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। बात करें एक और खबर की, जहां पर पुतिन का भारत को बड़ा तोहफा, भारत के परमाणु रिएक्टर्स की बढ़ेगी क्षमता। रशिया ने नया फ्यूल मॉडल किया ऑफर। बता दे, रशिया ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए नई तकनीकों और समाधानों की पेशकश की है। इसके पीछे उद्देश्य कुडनूकुलम पावर प्रोजेक्ट में रिएक्टर्स की दक्षता बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में एक इस सम्मेलन में भाग लेने के दौरान रशिया के रोसाटॉम निगम के ईंधन प्रभाग TVEL में रिसर्च और डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर उग्रुम ने नई तकनीकों का अनावरण किया। रोसाटॉम ने कहा है कि यह समाधान कुडनकुलम में मौजूदा VVER 1000 रिएक्टरों और निर्माणाधीन रिएक्टरों की दक्षता बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ बात करेगा और खबर की, जहां पर रशिया से तनाव के बीच नाटो देश जर्मनी खरीदेगा अमेरिका का सबसे घातक F-35 फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करके रशिया ने पूरे यूरोप में खतरा बढ़ा रखा है और इसे देखते हुए अब जर्मनी अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है। जर्मनी ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने का फैसला किया है। जर्मनी के इस फैसले ने स्थानीय डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने के फैसले पर स्थानीय रक्षा उद्योग के ठेकेदारों ने कहा कि इस सौदे से सिर्फ निर्भरता ही बढ़ेगी, जो मुनाफा घरेलू उत्पादकों को मिलना चाहिए था वो अब अमेरिका को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की डिफेंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इस फैसले की खुलकर आलोचना की है। कुछ ने इस बात पर भी ध्यान दिला दिया है कि इस जेट के मेंटेनेंस के लिए आपको अमेरिका पर निर्भर रहना होगा। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां 500 दिनों से गुहार लगा रहे एरिक गारसेटी कब मिलेगी इनको नौकरी। बता दे, कहा मुझे भारत में अमेरिकी राजदूत बनवा दो। दरअसल अमेरिका में जो बाइडेन सरकार को आए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भारत में एक स्थायी राजदूत की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जो बाइडेन ने भारत के साथ रिश्ते के महत्व को देखते हुए लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को नई दिल्ली में राजदूत नियुक्त किया था, लेकिन अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि 500 दिन बीत जाने के बाद भी एरिक गारसेटी अपनी नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। यही नहीं, उनका मेयर का कार्यकाल भी अब केवल 1 महीने का ही बचा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सीनेट गारसेटी के नामांकन पर अपनी मुहर लगा देगी। 51 साल के गारसेटी साल 2013 से ही लॉस एंजलिस शहर के मेयर हैं। उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेहद करीबी माना जाता है। मात्र 1 महीने में बेरोजगारी के डर से अब गारसेटी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि उन्हें लॉस एंजलिस का मेयर बना दिया जाए। साथ ही साथ बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को बताया कुत्ता, कहा डर के मारे भौंक रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी शक्तिशाली बहन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC को दोहरा रवैया अपनाने के लिए फटकार लगाई है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने 17 नवंबर को एक बार फिर ICBM का सफल परीक्षण किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल पूरे उत्तरी अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल परीक्षण के बाद UNSC ने उत्तर कोरिया को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। बैठक पर अपनी भड़ास निकालते हुए किम जोंग उनकी बहन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की करतूतों पर आंखें मूंदे रखता है। आखिर ऐसा क्यों? किम जोंग उनकी बहन यो जोंग ने कहा कि दक्षिण कोरिया बहुत खतरनाक सैन्य अभ्यासों को अंजाम देता है, लेकिन UNSC उस पर आंखें मूंदे रहता है। उन्होंने अमेरिका के विनाशकारी हथियारों को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी द्वारा दिए गए एक बयान में यो जोंग ने कहा कि ये स्पष्ट रूप से दोहरे रवैये को दर्शाता है।
यही नहीं, यो जोंग ने अमेरिका की तुलना डर के मारे भौंकने वाले कुत्ते से की है। उन्होंने अपनी ताकतवर मिसाइल का हवाला देते हुए कहा कि एक कुत्ता है जो डर के मारे भौंक रहा है। यो जोंग ने कहा कि अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप को एक नए संकट की ओर धकेल रहा है। उन्होंने अब तक के सबसे बड़े जवाबी हमले की चेतावनी दी। किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका कोरियाई विरोधी कृत्यों को जितना अधिक बढ़ावा देगा, इसे और अधिक घातक सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने की बड़ी धमकी की बड़ी खबर। वर्ली पुलिस स्टेशन में केस हुआ दर्ज। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को मिली है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के पास पीएम मोदी जी को लेकर धमकी भरा कॉल आया है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। जी हां, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को कॉल के इतर धमकी वाला मैसेज भी आया है। पीएम मोदी जी से जुड़ी धमकी मिलने के बाद मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले के संज्ञान में जुट गई है, जांच में जुट गई है। इसके अलावा साइबर टीम भी अलर्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख की संपत्ति का खुलासा करने वाले पत्रकार के पीछे पड़ी सरकार बिठा दी जांच एजेंसी। बता दें, पाकिस्तान में इन दिनों सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की संपत्ति को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल एक पाकिस्तानी वेबसाइट ने दावा किया है कि बाजवा के परिजन और रिश्तेदार उनके 6 साल के कार्यकाल में अरबपति हो गए हैं और उन्होंने कुल 12.7 अरब की संपत्ति अर्जित कर ली है। अब सरकार ने यह बड़ा खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, ये जांच सेना प्रमुख की टैक्स संबंधी जानकारी को अवैध तरीके से लीक करने को लेकर की जा रही है। जी हाँ, देश के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार के कार्यालय ने इस मामले पर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने कर सूचना के अवैध तरीके से लीक होने के मामले का संज्ञान लिया और इसे टैक्स से जुड़ी गोपनीय जानकारी का उल्लंघन माना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारत और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए नेपाल। नेपाली कांग्रेस के प्रकाश मान सिंह ने कहा, मित्र देशों से ले मदद। जी हाँ, सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता प्रकाश मान सिंह ने कहा है कि नेपाल की नई सरकार को भारत और चीन दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए सभी मित्र देशों से सहयोग लेना चाहिए। पूर्व उप प्रधानमंत्री सिंह ने 20 नवंबर के आम चुनावों में राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी द्वारा मुकाबले में उतारे गए बीबीसी नेपाली सेवा के पूर्व पत्रकार रविंद्र मिश्रा के खिलाफ 127 वोट के अंतर से प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीता। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर भारत ने भी उत्तर कोरिया के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक आपात बैठक में उत्तर कोरिया के उसके अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर विरोध जताया है। भारत ने परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसका क्षेत्र की शांति व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर कोरिया ने 17 नवंबर को एक बार फिर आईसीबीएम का सफल प्रक्षेपण किया था, जो जापान के समुद्र तट से करीब 125 मील दूरी पर गिरी थी। कहा जा रहा है कि ये पूरे उत्तरी अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम है। बात करते हैं एक और खबर की, जहां मुकेश अंबानी ने कहा, भारत रहेगा सबसे आगे, इन 3 कदमों से नामुमकिन हो जाएगा मुमकिन। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारतीय इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए 3 मंत्र बताए हैं। मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को मुकेश अंबानी ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि 3 गेम चेंजिंग रिवॉल्यूशन आने वाले दशकों में भारत के विकास के लिए निर्णायक साबित होंगे। अंबानी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन, बायो एनर्जी रिवॉल्यूशन और डिजिटल रिवॉल्यूशन आने वाले दशकों भारत के विकास के लिए अहम साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अंबानी ने कहा कि भारत अमृत काल के दौरान आर्थिक विकास और अवसरों में अभूतपूर्व उछाल के लिए तैयार है। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा का राहुल गांधी पर सबसे बड़ा निशाना। कहा, आजकल राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने फिर एक बार कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इन दिनों इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। गुजरात के भार्गव रोड कुबेर नगर चुनाव प्रचार करने हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि आजकल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लगता है। चेहरा
रखना ही है तो गांधी जैसा रखो। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल बाबर का नाम लेती है और केवल एक धर्म को आगे रखती है। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत बनाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा का राहुल गांधी पर इस तरह का कमेंट करना, दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां गुजरात में बीजेपी ने बागियों पर लिया कड़ा एक्शन, 12 नेताओं को किया निलंबित। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बगावत करने वाले नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। बीजेपी ने घोषित उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 12 नेताओं को मंगलवार बोले तो 22 नवंबर को निलंबित कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इन नेताओं की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बीजेपी ने वडोदरा जिले में 3, महिसागर में 2, पंचमहल, मेहसाणा, अरवली और बनासकांठा जिले के कुल 12 नेताओं को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी का बड़ा दावा, कहा एक्टर्स को पैसे देते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने कहा भाजपा ऐसा करती है, हम नहीं बता दें। पार्टी को मजबूत देने के लिए कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है और इसी वक्त यात्रा महाराष्ट्र में चल रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी से कई सेलिब्रिटी भी जुड़ते हैं। अब तक यात्रा से पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई सहित कई नेता जुड़ चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर भाजपा के कई नेताओं और अमित मालवीय, राणे की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। राणे की तरफ से कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और चलने के लिए अभिनेताओं को कांग्रेस की तरफ से भुगतान किया जाता है। उन्होंने बिना नाम वाला एक फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज भी शेयर किया और कहा कि जब यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचेगी तब और अभिनेता भी इससे जुड़ेंगे, इसकी लिस्ट पहले से ही तैयार है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर योगी जी की बड़ी मांग, पीएम आवास को 10,000 करोड़ स्वीकृत, मार्च 2024 में बन जाएंगे गरीबों के घर। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पत्र पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8 लाख ग्रामीण आवास बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। दोस्तों ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवास मार्च 2024 तक पूरे हो जाएंगे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के द्वारा प्रदेश में अभी तक 26 लाख आवास दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर गरीब के सिर पर अपनी छत की जो मुहिम शुरू की थी उससे बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार से सीएम योगी ने 8 लाख से अधिक घरों की मांग की थी, जिसे मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को केजरीवाल ने क्यों बताया अच्छा आदमी, भला आदमी। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को खंभालिया में प्रचार किया। उन्होंने इस सीट से लड़ रहे ईशुदान गढ़वी को गुजरात का सीएम बनाने की अपील की। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए दोनों में मिलीभगत बताया और इसकी तुलना छिप कर मिलने वाले लड़का लड़की से किया है। ईशुदान और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के बीच चुनाव की बात कहते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने पटेल को अच्छा आदमी बताया, लेकिन कठपुतली सीएम कहकर निशाना भी साधा। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि आज दो चेहरे हैं गुजरात की जनता के सामने। उन्होंने कहा कि एक ईशुदान गढ़वी और एक भूपेंद्र पटेल। किसको सीएम बनाएंगे? एक ईशुदान गढ़वी है जो युवा है, पढ़ा लिखा है, जिसके सीने में गरीबों के लिए दिल धड़कता है, किसानों का बेटा है। जब शो करता था टीवी पर तो किसानों के मुद्दे उठाता था, जिंदगी किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए न्यौछावर कर दिया। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र पटेल भाई हैं जिनके पास पावर ही नहीं, वो कठपुतली सीएम है, वो अपना चपरासी भी नहीं बदल सकते हैं। आदमी अच्छे हैं, आदमी बुरे नहीं है, भले आदमी है। मैंने सुना है बहुत धार्मिक आदमी है, आदमी अच्छे है, लेकिन चलती नहीं है उनकी, कठपुतली सीएम है। ऐसे में दोस्तों केजरीवाल के इन बयानों को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर भूपेंद्र पटेल को लेकर। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पैन आधार कार्ड को लेकर आया सरकारी अपडेट। आपके पास है दोनों कार्ड तो अब मिलेगा बड़ा फायदा। जी हाँ, पैन आधार कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर, अगर आपके पास भी ये दोनों कार्ड हैं तो सरकार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। बता दें कि आजकल अपने घर से लेकर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक के लिए इन दोनों कार्ड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इससे जुड़े हर अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि सभी कार्ड धारक अपने आधार को पैन से फटाफट लिंक करा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और अगर आप इनवैलिड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 तक का समय है। पैन को आधार से लिंक ना करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर ना करें, आज ही लिंक करें। जी हाँ दोस्तों, बाकी लिंक हमने स्क्रीन पर दे दिया है, कैसे लिंक करेंगे प्रोसेस भी हमने स्क्रीन पर शेयर कर दिया, आप देख
पा रहे होंगे। इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।